नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आप मेरे से लगभग 1 साल के ऊपर से जुड़े हुए हैं। आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे। मैं जो आपसे शेयर करता हूँ वो आयुर्वेद का टॉपिक ही शेयर करता हूँ। आयुर्वेद के द्वारा जो चिकित्सा मैं अभी कर रहा हूँ, लगभग 11 से 12 साल मुझे लगभग हुए हैं इसमें। जो मैं चिकित्सा कम्युनिटी को उनको सर्विस देते आ रहा हूँ। तो इसमें मैंने जो रिज़ल्ट पाया है वही मैं जो बीमारी है या फिर डिसीज़ कहेंगे उसको, मैं उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब करने का, आपसे शेयर करने की कोशिश मैं करते रहता हूँ। जितना हो सके उतना जो ईज़ीएस्ट वे में उसको कहने का मैं प्रयास करता हूँ। तो आप मेरे वीडियोस को अवश्य लाइक करिए। लाइक का कोई क्या कहते हैं उसको, कोई अमाउंट नहीं लेस होता है आपके अकाउंट से, या फिर कोई उसका चार्ज नहीं होता है। तो उसको लाइक ज़रूर करते रहिए वीडियोस को। उसको आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा कम्युनिटी बढ़ेगी उतना ही मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये जो संदेश है ये पहुंच पाएगा। क्योंकि आयुर्वेद को जोड़ने से और आयुर्वेद के साथ जुड़ने से कोई किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। सिर्फ उसके कंसेप्ट को समझना होगा, उसके सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, उसके पत्ते को समझना पड़ेगा, तभी ये जो आयुर्वेद का जो उद्धार है वो हो पाएगा। तो अभी मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले अभी बहुत लोग जो है इससे जुड़ रहे हैं, इसको सर्च कर रहे हैं, जानना चाहते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक एवीएन अवैस्कुलर नेक्रोसिस का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें बायलैटरल जो हिप जॉइंट का रीजन रहता है लैटरल साइड में, उसमें जलोका लगाया था। और जलोका एक ट्रीटमेंट का पार्ट रहता है, लीच जिसे कहते हैं या जड़ू जिसे कहते हैं। तो उससे भी, और कुछ पेट में दवाई भी रहती है। तो एक थेरेपी है रक्तमोक्षण की। रक्तमोक्षण जो पंचकर्म में आता है, 5 पंचकर्म में से। आपको सभी को पता है पंचकर्म मीन्स बस्ती, नंबर 1 बस्ती, बाद में वमन, विरेचन, नस्य और रक्तमोक्षण, ये 5 चीज़ें हैं। तो आप सभी को ये शायद पता होगा, मैंने पहले भी इसका वीडियो जो है अपलोड किया है। तो आप इसको ज़रूर सुनिए, उस वीडियो को, पंचकर्म क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें आप सभी को पता रहनी चाहिए। और इसमें जो आज का मैं टॉपिक आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है जो जनरल टॉपिक है। बहुत अभी इससे ज़्यादा बच्चे पीड़ित है या फिर बुजुर्ग पीड़ित है। जो लंग्स है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम जो डाउन होने के कारण में या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण में बहुत लोगों में रनिंग नोज़, सर्दी, खांसी और बुखार ये पाए जाते हैं। नाक से पानी बहना जिसको हम रनिंग नोज़ कहते हैं, या फिर स्नीजिंग है, छींके आना, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा छींके आना, या फिर उसमें किसी किसी पेशेंट को फिर खांसी आती है, बलगम की खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, या और बुखार रहता है। तो ये कंडीशन जो है घर घर में अभी लगभग पाई जा रही है, क्योंकि ये सर्दी का सीज़न शुरू होता है। तो एकदम अलग से ड्रास्टिक जो है चेंजेस हमें इन्वायरमेंट में मिलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। कहीं कहीं पे 0 डिग्री तक भी पाया जाता है हमारे इंडिया में, और किसी रीजन में जो है वो लगभग 8-9 के आसपास आ ही जाता है। तो उस कारण से फिर ये रनिंग नोज़ है, स्नीजिंग है, बॉडी एक है, जिसको बुखार है, या फिर कुछ खांसी है, तो इस तरह से रहता है। प्रोडक्टिव रहेगी या ड्राई रहेगी खांसी भी। तो ये सभी जो लक्षण जो है ये पाए जाते हैं। तो ये मुख्यतः जो है वायरल इन्फेक्शन ही है। वायरल इन्फेक्शन के कारण ये ज़्यादा ये फैलते जाता है। घर में एक को रहा तो फिर सभी इसमें बुखार के जो है मरीज़ हो जाते हैं, या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये दोनों किसी किसी पेशेंट में पाए जाते हैं। तो हम URTI या LRTI इसको हम कहते हैं, एक जिसे हम मेडिकल टर्म में अगर कहेंगे तो। आयुर्वेद में इसको कास है, या कास की जो 5 प्रकार है, वात, पित्त, कफ, शतज और शयज कास में। श्वास है, तो इसमें तमक श्वास का जो मेनली है, क्या महाश्वास है,
या फिर क्षुद्र श्वास है। तो इस तरह से ये श्वास का भी 5 प्रकार आयुर्वेद में वर्णित है, तो हम उतना नहीं जाते अलग से। वो या प्रतिश्याय के भी वर्णन है, वातज पित्तज कफ सन्निपातज प्रतिश्याय, जिसको कि हम रनिंग नोज कहेंगे, या फिर सर्दी हो जाना, ये अब जनरल में कहते हैं सर्दी। तो इस तरह से प्रतिश्याय का भी वर्णन है। तो इतना मैं बताने का यही प्रयास है मेरा आज के वीडियो से, कि आप इसको प्रॉपर वे से समझें कि आपको क्या हो रहा है मेनली, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर दवाई का सोचना है, या फिर दवाई के बारे में ध्यान में लाना है चीज़ें। तो बहुत बार होता है कि जो अगर छोटी मोटी खांसी है, या फिर बुखार है, या फिर सर्दी है, तो हमारी इम्यून सिस्टम ही उसके ऊपर कार्य कर देती है कि उसको हम ओवरकम कर सके, उस वायरस को ओवरकम कर सके। लेकिन ये अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको फिर कुछ दवाई की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं घर में पाए जाने वाली दवाई के बारे में पहले बताऊंगा, क्योंकि तुलसी का जो पेड़ है वो सबके घर में रहता है, तो आप उसको यूज़ करिए, तुलसी के पेड़ को, उसके पत्तों को यूज़ करिए, उसका सोरस निकाल के उसको लीजिए। एक तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप इसका सेवन कर सकते हैं तुलसी का, या फिर गुड़ भी मिला सकते हैं। अगर शहद अगर आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो गुड़ का भी हम यूज़ करते हैं। इसमें फिर और सूंठ जो है, या फिर अदरक जो है, वो सबके घर में रहता है, अदरक का भी। तो जिंजर जिसे हम कहेंगे, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं दवाई की, इसमें ट्रीटमेंट में। तो उसका भी स्वरस निकाल के, उसका रस निकाल के वो भी ले सकते हैं। मरीच जो है, जो पाया जाता है, मिरे जो है वो पाया जाता है, घर घर में मरीच है, कोई मरीच कोई बाहर की चीज़ नहीं है, तो मरीच भी आप ले सकते हैं। तेज पान है या मरीच है, उसको आप ले सकते हैं। एक परपटक करके आता है, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक हल्दी, अगर मैं कहूँगा तो हल्दी का भी यूज़ इसमें आप कर सकते हैं। तो हल्दी है, मरीच है, तेजपत्र जो है, तेजपान जिसे कहेंगे वो है, तुलसी का पौधा आपके घर में है वो भी है, और गुड़वेल की आपके अगर वेल अगर है, गुड़ची, टिनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया गुड़ची, तो ये भी आप इसको ट्रीटमेंट के पार्ट में ले सकते हैं। तो गुड़वेल सत्व भी मार्केट में मिलता है, तो वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट है, जो आपके नज़दीक में जो फिजिशियन है वो आपको इसके बारे में योग्य जो है मार्गदर्शन करेंगे। आपको अगर ट्रीटमेंट का पार्ट अगर है तो आप आपके नज़दीक के फिजिशियन के पास जाके इसको करना है। लेकिन घर में जो उपलब्ध है, तुलसी उपलब्ध है, सौंठ उपलब्ध है, मरीच उपलब्ध है, मीरे जिसे कहेंगे, मरीच उपलब्ध है, तेजपान जो उपलब्ध है घर पे ही, तो शहद उपलब्ध है घर पे ही। जो ये लगभग 5-6 चीज़ें वो हमारे घर पे ही उपलब्ध रहती है। तो इसको पहले फर्स्ट आप जो है वो ध्यान में रखना है। आप जो भी आपके घर में जो बाम रहती है, उसका भी आप उसको वाफ लेने के काम भी उसमें कर सकते हैं, अगर शाम को आप वाफ लेते हैं। या फिर गार्गल भी आप कर सकते हैं, नमक का जो गार्गल है, सिंधव नमक अगर आपके घर में है तो उसको भी आप गार्गल के तौर पर हम ले सकते हैं, या फिर उसमें प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये गार्गल भी आपको करना है। स्नेहन और स्वेदन भी करना है आपको, जिसको हम हल्के हाथ से स्नेहन करते हैं और बाद में सेक करते हैं। गर्म पानी का भी सेक ले सकते हैं, और जो छोटी मोटी चीज़ें घर पे वो भी आप उपयोग में ला सकते हैं। बाकी अगर इससे अगर आपको नहीं इतना रिलीफ लग रहा है 1 या 2 दिन के बाद में, तो फिर आप कहीं ना कहीं तो भी आपके नज़दीक के फिजिशियन के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो उनसे आप सलाह ले सकते हैं, उनसे आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मेरी जानकारी यही रहती है कि देने का, ये वीडियो आपसे शेयर करने का यही मेरा एक मेन उद्देश्य है कि आप तुरंत कोई एंटीबायोटिक या फिर पेन किलर या फिर कोई जिसे कहेंगे कि बुखार कम करने के लिए कुछ अलग अलग सी दवाई या हेवी डोजेस, इसको तुरंत प्रयोग ना करते हुए अगर आप घर पे ही आपके अगर ये सभी चीज़ें हैं तो आप इसका भी यूज़ करने का कोशिश करना है आपको, ताकि आप इसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए। अगर इससे अगर रिलीफ मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है, बहुत आपको हेवी जो है पेन है, बॉडी एक है, या फिर फीवर है 10102 102 या 103 इस तरह से, तो फिर आप ट्रीटमेंट का पार्ट कर सकते हैं बाहर जाके। लेकिन शुरुआत आपको घर से करनी है। छोटी मोटी चीज़ों को कैसा हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो वो पहले देखना है कुछ दिनों के लिए, 1 या 2 दिन के लिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप आपके नज़दीक के जो फिजिशियन है, आयुर्वेदिशियन है, उनसे आप कंसल्ट करके इसको आप ट्रीटमेंट को कर सकते हैं आगे में। तो यही मेरी एक आज छोटी सी एक सलाह थी आपको।
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्त लोगों में ज़रूर इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और आपको अगर ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, सही जानकारी चाहिए, कोई इसमें मिलावट का नहीं है या फिर कोई फेक चीज़ें मैं नहीं शेयर करता हूँ। अभी तक मेरे 100 से ऊपर वीडियोज़ अपलोड है, मैंने कोई फेक जानकारी अभी तक नहीं दी है और ना ही मैं भविष्य में दूँगा, क्योंकि मेरा कोई मकसद जो है वो फेक फैलाना नहीं है आयुर्वेद के बारे में। जो भी है ऑथेंटिक आयुर्वेद में जो पाया जाता है, मिलता है, मैं वही आपको कहूँगा। और मैं खुद इसका अनुभव मुझे आयुर्वेद से जुड़ने का तो लगभग 22 साल हुए हैं और 10 साल मुझे प्रैक्टिस को हुए। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ आयुर्वेद को, जितना मैं समझते जा रहा हूँ आयुर्वेद को, क्योंकि ये प्रैक्टिस का है। जितना आयुर्वेद की प्रैक्टिस आप करते जाएंगे उतना आपको इसमें नॉलेज जो बढ़ता जाएगा। तो जो भी मेरा नॉलेज है, मुझे लगता है कि ये मेरे तक सीमित ना रहे आयुर्वेद का नॉलेज, ये पूरा आपको भी पता चले कि आयुर्वेद किस तरह से कार्य करता है। धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।